हेलो एवरीवन। बच्चों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट के विषय में डिटेल में काफ़ी समझाया भी था। कई क्वेश्चंस भी उस पर बेस्ड मैंने कराए थे। उसको बेस जो था गुडविल के ट्रीटमेंट का, वो मैंने आपको इस रेफरेंस में बताया था कि जब एक फर्म में रेशो चेंज हो रहा हो, ओल्ड पार्टनर्स पहले कोई और रेशो ले रहे थे, किसी और रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, और ऑल ऑफ सडन किसी भी रीज़न की वजह से दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशो। तो उस रेफरेंस में मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बताया। फिर अपने लास्ट लेक्चर में पर्टिकुलरली मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट जो बताया वो बताया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के रेफरेंस में, कि अगर दो लोग पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर हैं वो दो पार्टनर, और एक नया बंदा, एक नया पर्सन उनसे रिक्वेस्ट करके फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, और उस समय अगर पुराने पार्टनर्स उसको एडमिट कर रहे हैं और वो गुडविल के लिए कहते हैं कि भैया आप पैसा लेकर आओ, उस रेफरेंस में हमें क्या गुडविल के बारे में एंट्री बनानी है, पुराने पार्टनर्स क्या एंट्री बनाएंगे, उस रेफरेंस में मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट बताया। बेसिकली अलग अलग क्वेश्चंस में मैंने कई चीज़ें आपको बताई कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या पुराने पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है, तो इट इज़ नॉट दैट ओनली कि हम सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे। रिज़र्व के क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे कि अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में रिज़र्व है तो वो रिज़र्व भी पार्टनर्स बांटेंगे। अगर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दे रखा है, वो सब भी, उन सब का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से एसेट्स में अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर गुडविल है, और हाँ, अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, दैट इंडिकेट्स द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। अलग अलग क्वेश्चंस में बताया था। अब हम इन सब चीज़ों को समराइज करके एक साथ एक पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन के विषय में आगे हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है डिस्कशन? दैट इज बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। ऐसा होता क्यों है? पहले भी मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट किया था, आज मैं फिर एक नया एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ए एंड बी कंपनी, ए एंड बी फर्म्स लिमिटेड, ए एंड बी फर्म्स, जिसके दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और वो दोनों ए एंड बी जो है ना, वो पिछले 20 साल से 25 साल से इस फर्म को चला रहे हैं, चाहे वो एक ट्रेडिंग कंसर्न है या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। न केवल चला रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली वेल, दे आर डूइंग इट वेरी नाइस, दे आर रनिंग द बिजनेस फैंटास्टिकली गुड। उनकी दुकान पे उनका नाम भी है, फेमस भी है, कस्टमर्स उनकी दुकान से टूटता नहीं है, एंड दे बोथ वर वेरी बिजी पर्सन इन दैट रेफरेंस। एक सोसाइटी में ही एक और लड़का था, उसका नाम था सी पढ़ लिख के बड़ा हो गया। उसके फादर ने कहा भाई अब तुम कोई काम वगैरह करो, ऐसे थोड़ी ना पड़े रहोगे, और उसके फादर ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए कि जाओ तुम कोई बिजनेस करो। सी ने सोचा अपने दिमाग से कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई नया बिजनेस करूं तो उसमें लॉस हो जाए। आप जानते हैं इस चीज़ को, तो एवरीबडी विल बी एग्री विद दिस कि अगर बिजनेस करा जा रहा है तो उसमें रिस्क फैक्टर होगा।
कॉमर्स में ये कहा जाता है ग्रेटर द रिस्क एंड ग्रेटर द प्रॉफिट, ग्रेटेस्ट द प्रॉफिट। जितना आप रिस्क उठाएंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क का खेल है बिजनेस पूरी तरह से। तो सी ने उतना रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा। ए और बी से उसकी थोड़ी सी जान पहचान थी। वो इस रिक्वेस्ट के साथ ए और बी के पास गया और उसने ए और बी से कहा कि भाई साहब, क्या आप मेरा एक फेवर करेंगे? ए और बी ने की, बताइए क्या फेवर चाहिए आपको? ही सेड कि सर, इनफैक्ट आई वांट कि आप मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बना लीजिए। बोले भाई ऐसे कैसे? हम दोनों ने ये फर्म को इतनी मुश्किल से 25 साल में खड़ा करा है, दैट वी आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड इन दिस फर्म। और जब पकी पकाई खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी पक गई है, तब आप खिचड़ी खाने आ गए। खिचड़ी पकाने की मेहनत से तो आप थे नहीं उस समय। बोले साहब मैं तो बच्चा था उस समय, मैं क्या था। और आप देख लीजिए सर, पॉसिबल हो जाए तो आपकी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। और मैंने कि भाई देखो, इस तरह के डिसीजन एकदम ऑन द टेबल एकदम इमीडिएटली नहीं होते हैं। लेट अस डिस्कस, हम और ए और बी डिस्कस करेंगे और तब हम आपको बताएंगे। ए और बी ने उससे थोड़ा टाइम लिया, डिस्कशन हुआ कि सी के आने से हमारे को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर कोई नुकसान होगा तो हम सी को एडमिट ही क्यों करें। फाइनली वो दोनों लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि यार, एक तो सी आएगा तो कैपिटल भी लेकर आएगा, यानी कि कैश फर्म में बढ़ जाएगा, यानी कि फर्म के फंड्स बढ़ जाएंगे। और ये फर्म के फंड्स हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को काफ़ी बढ़ा लेंगे, बढ़ जाएगा हमारा बिजनेस। और दूसरी बात, सी अगर आएगा तो एक वर्किंग हैंड हमारे पास बढ़ जाएगा। हम सी को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कहेंगे भाई तुम इस चीज़ को पूरी तरह से देखो, तो हम बाकी कामों की तरफ ध्यान दे सकेंगे। सी एक तरफ से फ्री होगा, उससे भी हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कुल मिला के दैट वॉज ए पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ ए एंड बी। 2 घंटे बाद सी लौट कर आया और सी ने कहा, सर आपने क्या डिसाइड किया मेरे लिए? ए और बी ने कहा कि भाई तुम हमें ये बताओ कि तुम कितनी कैपिटल ला रहे हो बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस करोगे तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। सी बोला, सर मैं 10,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट 10 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूट करूँगा। और बोले भाई आप कितना शेयर हमसे प्रॉफिट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बोले सर ये आप ही बताइएगा कितना शेयर है, और मुझसे आप जैसा कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ, जो भी शेयर देंगे लेने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक है यार, आज तो 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है, कल सुबह आ जाओ, सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर लेंगे, तुम्हें एडमिट करने की सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेंगे, एक नई पार्टनरशिप भी बना लेंगे और तुम कल से ही फर्म को ज्वाइन कर लो। सी ने कहा सर सो नाइस ऑफ यू, और सी टाटा बाय बाय गुड नाइट करके अपने घर चला गया। अब इसके बाद मिस्टर बी बोले ए से कि ए भाई साहब, आज 31 मार्च है, ये जो बैलेंस शीट हमने बना रखी है, ये बैलेंस शीट हमारी और आपकी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की है ये बैलेंस शीट। इसमें सी का कुछ भी लेना देना नहीं है इस बैलेंस शीट के अंदर। आज इसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा और तुम्हारा है, और कल को सी आ जाएगा तो सी इसी बैलेंस शीट की फिगर्स के अंदर अगर हम इसको एडमिट कर लेते हैं तो इस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, वो लायबिलिटीज़ और एसेट्स में से जितना शेयर हम उसका डिसाइड करेंगे उतना शेयर पाने का हकदार बन जाएगा। ये बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बोले सर आप देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये चारों फिगर क्या हैं? ये चारों फिगर वो हैं जो हम पिछले 10 सालों में हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का शेयर
जो प्रॉफिट हमारी फर्म को होता है, उस प्रॉफिट के शेयर को, प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर हिस्से को निकाल कर ये फंड्स बनाते हैं। इस पर हमारा हक है? सी का कहाँ से हक है? ये बोला बिल्कुल ठीक बात है। और सर ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये प्रॉफिट लॉस तो पूरी तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिस पे हमारा हक है, सी का कोई हक नहीं है। बोले ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो बोले उसके आने से पहले ये सारे पांचों चीज़ें हम आपस में बांट लेंगे, तब हम उसको एडमिट करेंगे। आज नई बैलेंस शीट में हम उसको ये चीज़ें नहीं देंगे। ये बोला 100% करेक्ट। इसी तरह से बैलेंस शीट की एसेट्स में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक्सपेंडिचर किए जा चुके हैं लेकिन धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करने का विचार है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया, इट वाज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, दो एक्सपेंस एक साथ कर चुके लेकिन हमने कहा कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इसको राइट ऑफ करेंगे। या गुडविल है, और या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ था, वो अनडिस्ट्रीब्यूट पड़ा था एसेट्स में, वो है, तो इसको भी हमें ख़त्म करना है। ये बोला बिल्कुल ठीक। और फिर बी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोला सर हमारी बैलेंस शीट के अंदर इन चीज़ों के अलावा, इन अकाउंट्स के अलावा जो बैलेंस शीट की एसेट्स में एसेट्स दिखा रखी हैं, टेंजिबल एसेट्स, उसका कहने का मतलब था ये टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा रखी है, वो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है वो तो डेप्रिशिएट वैल्यू है। डेप्रिशिएट वैल्यू का मतलब जैसे हमने एक मशीनरी परचेज करी थी आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए की, और वो 10 लाख के ऊपर हम हर साल 10% डेप्रिशिएट एक रूल के अकॉर्डिंग करते चले आ रहे हैं। उसके रिजल्ट के बाद आज 10 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू निकल के आती है 2,10,000 रुपीज़। वो बुक वैल्यू हमने लिखी हुई है बैलेंस शीट की एसेट्स में। क्या यह ज़रूरी है कि मार्केट में भी इसकी वैल्यू 2,10,000 होगी? ये तो डेप्रिशिएट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में भी डिफर। बोले हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ मशीनरी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू डिफरेंट है और उनकी मार्केट वैल्यू में भी डिफरेंट। तो हमें उसको भी मैनेज करना है कि मार्केट वैल्यू पर हम सारी मशीनों को, सारी एसेट्स को लेकर आएंगे। किसी एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू हमने ज़्यादा दिखाई हुई है, या अधिकतर तो मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई होगी जो हमने दिखा रखी है। तो उसको बढ़ी हुई वैल्यू में आज अगर उस मशीनरी की वैल्यू 2,20,000 बुक वैल्यू है, मार्केट में देखेंगे और पता लगाते हैं तो पता लगा 4 लाख की है। तो हम ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ उसमें सी का तो कोई शेयर बनता नहीं है। इस 1,80,000 के प्रॉफिट को हम और आप सी के आने से पहले बांट लेंगे। यही चीज़ आउटसाइड लायबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो लायबिलिटीज़ हैं उनको रीअसेस करेंगे तो शायद कुछ लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए या किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, तो वो भी हमें एडजस्ट करना होगा। सी के आने से पहले इतना सारा काम हमें करना होगा, तब हम सी को एडमिट करेंगे। और इसका जो भी बेनिफिट आएगा, इसका जो भी प्रॉफिट आएगा, ऑफ कोर्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लायबिलिटी साइड में है वो हम दोनों को ही मिलेगा। एसेट साइड में जो गुडविल है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या प्रॉफिट एंड लॉस है, वो हम दोनों ही उसको बियर करेंगे। मतलब हम दोनों के अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट में जाएगा। उसके बाद हम प्यूरीफाई हो गए, बिल्कुल हमारी बैलेंस शीट एकदम नई बन गई। और उस समय हम कहेंगे सी से, मिस्टर सी आप आइए। मिस्टर सी से ये भी कहना है कि आप फर्म के अंदर आ रहे हैं तो आपको गुडविल के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। बी ने ए को ये सारी ग्रंथ याद करा दिया, सारी बातें दोनों ने बैठ के डिस्कस कर ली। नेक्स्ट डे सी आया, उन्होंने ये बातें सी से कही। सी बोला नहीं सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट कीजिए और एडजस्ट करने के बाद जो कुछ भी है वो आप दोनों बांट लीजिएगा। मैं तो जब आप सारा काम ओके कर लेंगे
उसके बाद ज्वाइन करूँगा। अब आप ये देखिए कि जो कुछ भी एडजस्टमेंट होंगे सी के आने के बाद बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, बाकी तो सब एडजस्टमेंट के बारे में आप जानते हैं कि लायबिलिटी साइड के वो 5 आइटम और एसेट साइड के वो 5 आइटम, वो 3 आइटम, वो तो पार्टनर्स को मिलने ही मिलने हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ आई है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी ए और बी को मिलेगा, उसके बाद ही सी को एडमिट करने की परमिशन होगी। ये काम हमें करना है। कुल मिलाकर पार्टनर्स की को क्या क्या दिया जाएगा, दैट आई वांट टू टेल यू। नंबर 1, जो बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल का बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, वो हम पुराने पार्टनर्स का बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। नंबर 2, नया पार्टनर जो कैश लेकर आया कैपिटल के लिए, वो उसके कॉलम में लिख देंगे, यानी कि उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नंबर 3, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका प्रॉफिट अगर हो रहा है उस रिवैल्यूएशन में, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को चेंज करने में अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटकर उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये अगर हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, तो ए और बी अगर पुराने पार्टनर हैं तो उनके ओल्ड रेशो में बांटकर उनको भी ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और नया पार्टनर अगर गुडविल के लिए कैश ला रहा है, अपना शेयर के बराबर गुडविल के लिए वो प्रीमियम दे रहा है, तो उस प्रीमियम को भी ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटकर उनको क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार अगर बाय चांस किसी पार्टनर का अकाउंट डेबिट में है, यानी कि एसेट साइड में है, तो वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तब हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी में। अगर ए का है तो ए में लिख देंगे, बी का है तो बी में लिख देंगे। अगर रिवैल्यूएशन में यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं, अगर ये लॉस हो रहा है तो इट विल बी डेबिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमेशा डेबिट में ही आएंगे अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में है। नया पार्टनर अगर प्रीमियम लाया है, गुडविल के लिए प्रीमियम, गुडविल के लिए कैश लाया है, और ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इस कैश में को, इस गुडविल को विड्रॉ कर लें, तो विड्रॉ करने पर जो अमाउंट उनको विड्रॉ करते हैं वो उनके डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के। और अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, तो वो गुडविल हमें राइट ऑफ करके इनको डेबिट में करनी है। तो कुल मिलाकर ये 5 आइटम क्रेडिट में आ गए और 5 आइटम डेबिट में आ गए। व्हाट आई सेड इन द क्रेडिट साइड, बैलेंस एज पर द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैश जो नया पार्टनर लेकर आया कैपिटल के लिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में अगर है तो दैट हैज़ टू बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नया पार्टनर जो गुडविल का शेयर लेकर आया, दैट विल बी क्रेडिटेड। एंड डेबिट साइड में अगर कैपिटल का बैलेंस एसेट्स में दिया हुआ है तो वो लिखा जाएगा। नंबर 2, रिवैल्यूएशन का लॉस लिखा जाएगा। नंबर 3, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। नंबर 4, गुडविल अगर एसेट्स में है तो उसको राइट ऑफ करके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट कर लिखा जाएगा। और लास्ट, अगर कोई पार्टनर गुडविल का जो कैश, यहाँ गुडविल का जो शेयर उनको मिला था, उस गुडविल का शेयर वो कैश में विड्रॉ करता है, तो ये लिखा जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को एक ऑर्डर में याद कर लेते हैं, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, तो कभी भी आपको गलती नहीं होगी। पर्टिकुलरली ये आप अपने आप से पूछेंगे कि ये मैं लिख चुका हूँ, अब नेक्स्ट देखता हूँ कि कैश कितना लाया अब नेक्स्ट देखता हूँ कि वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट लॉस अगर है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। ये बात आपको अपने अंदर से पूछनी पड़ेगी। दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर द
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको बात बता रहा था मेन कि हमारा जो रिवैल्यूएशन है उसका प्रोफॉर्मा कुछ कुछ इस तरह से होगा। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले कि व्हाट टू राइट टू एसेट्स इंडिविजुअली डिक्रीज इन अमाउंट वैल्यू और रिवैल्यूएशन। व्हाट डज इट मीन? अगर बैलेंस शीट के अंदर, मैं पहले ही कह चुका हूँ, बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ द बुक वैल्यू, जो कि यथार्थ से अलग हो सकती है, फैक्ट्स से अलग हो सकती है। मीन्स हमारी, मैंने अभी कोट किया मशीनरी के बारे में आपको, मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में 2,20,000 है। जब इन्होंने स्क्रूटनी की, जब इन्होंने मार्केट सर्वे किया तो पता लगा इसमें की मशीनरी तो 4 लाख रुपीज़ में कोई भी ले जाएगा हमसे उठा के, जो मशीनरी की हमारी पोजीशन है। प्रॉफिट हो रहा है कि 2,20,000 रुपये की मशीनरी 4 लाख में वो बेच सकते हैं, या इसका अपोजिट कि 2,20,000 की मशीनरी हमने बुक वैल्यू दिखा रखी है, 3-4 कस्टमर्स आए, उनको कहा भाई साहब ये मशीनरी है, आप बताइए ख़रीदेंगे क्या? लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया कि भाई अब तो अपग्रेडेड मॉडल आ गया इसका, हम क्या करेंगे इसका, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो चलो 1,50,000 ले लो। यानी कि ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। हमारी बुक वैल्यू 2,20,000 है और मार्केट वैल्यू इसकी 1,50,000 है। बेटा ये 70,000 का लॉस हुआ या नहीं हुआ? सी के आने से पहले हमें वैल्यू को एडजस्ट करना है, अदरवाइज सी कहेगा कि भाई ये तो मशीनरी आपने 2,20,000 की लिखी हुई है बैलेंस शीट में, इसकी मार्केट वैल्यू 150 से ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 70,000 से मशीनरी की वैल्यू को कम कर देंगे। हेयर यू विल राइट टू मशीनरी और 70,000 लिख देंगे बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू। इसी प्रकार हमने लायबिलिटी साइड में देखा, लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 50,000 के दे रखे थे। जब ये लोग चेक कर रहे थे, स्क्रूटनी कर रहे थे, मार्केट सर्वे कर रहे थे, उस सर्वे में इनको पता लगा, अपनी चेकिंग में इनको पता लगा कि अरे यार 10,000 रुपीज़ मिस्टर डी को देने थे, वो लिखने ही भूल गए हैं हम अभी। यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। अभी तक बैलेंस शीट में के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स में 50,000 रुपीज़ हमने देने थे, अब 10,000 मिस्टर डी के और ऐड हो गए तो 50 + 10 60,000 हो जाएंगे। ये 10,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या ये लॉस नहीं है? अभी तक आप 50,000 दे रहे थे, लेकिन जब चेकिंग किया तो पता लगा नहीं नहीं ये 50 नहीं 60 देने हैं। तो ये लायबिलिटी इंडिविजुअली अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रीअसेसमेंट होता है, हम जब रीअसेस कर रहे थे उस समय पता लगा कि 10,000 से इसकी वैल्यू बढ़नी है, तो हम उसको क्रेडिट में, डेबिट में लिख देंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लॉस। डिक्रीज यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू हुई है वो भी लॉस है, इंक्रीज लायबिलिटी की वैल्यू हुई है वो भी लॉस है। और अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं करी, हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एंड वी कुड ट्रेस इट आउट टुडे, हमें पता लगा कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 5,000 का है जो कि अभी पे ही नहीं किया है, पड़ा है दराज में उसका बिल, तो वो लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये हमारा लॉस है। वाई सी विल बी दिस लॉस? then it has to be recorded to unrecorded liability which is now to be paid. 3 things in the debit side। और इस सारे प्रोसीजर में हम जो डिफरेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को रिवैल्यूट कर रहे हैं, अगर कुछ एक्सपेंस होते हैं तो दैट विल बी डेबिटेड। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर कोई हम प्रोसीजर चला रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंस होने के चांस हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे। इसके बाद लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड इज़ द साइड ऑफ लॉस, क्रेडिट साइड इज़ द साइड ऑफ प्रॉफिट। दैट इज़ बाय एसेट्स इफ़ इंडिविजुअली इंक्रीज इन अमाउंट वैल्यू ऑफ रिवोल्यूशन, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इट विल बी क्रेडिटेड। इसी प्रकार अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो इट्स अ प्रॉफिट।
इसी प्रकार अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो हमें आज ट्रेस आउट हुई है तो वो भी हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखा जाएगा। हैव यू गॉट इट? 3 चीज़ें मैंने बताई डेबिट में और 3 चीज़ें मैंने बताई क्रेडिट में। व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में। इसका अपोजिट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी प्रॉफिट है क्रेडिट में। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो आज पता लग पाई है दैट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। गाइज, इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है जो आप अपने फिंगर टिप्स पर रट लीजिएगा। डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज बी डेबिटेड। व्हाट आई सेड? डिक्रीज इन एसेट्स and increase in liability always be debited, and increase in assets and decrease in liability हमेशा लॉस है, हमेशा प्रॉफिट है। What I said, decrease in assets and increase in liability loss, increase in assets and decrease in liability profit। इस बेस पर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। हर फिगर में बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बुक वैल्यू को नई वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। बुक वैल्यू बेस है आपका, नई वैल्यू जितनी हमें इंस्ट्रक्शन में दे रखी होगी उस इंस्ट्रक्शन वाली वैल्यू को हमें नई बैलेंस शीट में लिखना है। उसमें जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वैल्यू को बढ़ाने में, जैसा कि मैंने फिर मशीनरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, मशीनरी जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 120 है, एज पर इंस्ट्रक्शन इट इज़ सेड कि मशीनरी इज़ नाउ रीवैल्यूड एट ₹1,70,000 रुपीज़। 120 उसकी बुक वैल्यू है और आज इसकी वैल्यू 70,000 है। आप बताइए लॉस हुआ या नहीं हुआ? 120 की चीज़ आज 70 की रह गई, इट इज़ डिक्रीज इन एसेट्स और नॉट? जितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ दैट हैज़ टू बी रिटन हियर टू एसेट टू मशीनरी एंड यू विल राइट हियर 50,000। या सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में है 80,000 की, हमसे कहा गया कि एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू ऑफ मिस्टर डी फॉरगेट टू रिकॉर्ड। ऑलरेडी हमारे 50,000 के क्रेडिटर्स से 10,000 हमने डी को और देना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। इफ़ इट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो ये भी हमारा लॉस है एंड इसको डेबिट में लिखना है। Like you have to compare the book values of as per balance sheet with the market value as per the instruction, और जो difference आएगा that will be recorded in the revaluation account। और वो revaluation account का जो भी अगर profit आ रहा है तो you will write here to gain on revaluation transfer to partners capital account or current account। और अगर loss आ रहा है then you will write loss transfer to partners capital or current account। This is the story of revaluation account। I end my explanation regarding revaluation with this hope that you will remember it is decrease in assets and increase in liability always loss, increase in assets and decrease in liability is always profit। इसके साथ I'll come on the questions।